हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने जो जा रहे हैं वो रेक्टिफायर से रिलेटेड आगे चीजों को हम पढ़ा लेते हैं कि हम जो चार्जर को जो हम आपको बता रहे थे कि जो चार्जर कैसे बनाया जाता है उसको मैं आपको आज बताने वाला हूं। पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा इसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि जो हम चार्जर बना रहे हैं जो बुक में आपका लिखा होता है वो ट्रेडिशनल मेथड होता है। रियल लाइफ में अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे, इस चीज को लेकर चलेंगे तो वहां क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट आपके सामने होने वाली है। मींस रियल लाइफ में क्या आप इस मेथड से चार्जर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, और बनेगा तो वो कैसा बनेगा। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन वो कैसा बनेगा उस पर हम विचार करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। तो ये आप मेरे वीडियो को लास्ट तक जब देखेंगे तभी चीजों को प्रॉब्लम समझ में आएगी, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है चार्जर बनाने के लिए। देखिए, वन बाय वन स्टेप पे आपको सीखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप जल्दबाजी करेंगे कि सर हम बहुत फास्ट सीखना चाहते हैं, 2 मिनट के अंदर वीडियो आप फिनिश कर दीजिए, तो चीजें बहुत क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो चलिए आज हम बात जो करेंगे वो रेक्टिफायर पल्सेटिंग डीसी के बारे में बात करेंगे, फिल्टर के बारे में बात करेंगे, रिपल फैक्टर क्या होता है, और भी इससे कुछ रिलेटेड ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ बातों का हम करेंगे। तो चलिए हम बात को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम रेक्टिफायर से ही चीजों को स्टार्ट कर लेते हैं। रेक्टिफायर में क्या था कि जब वो डायोड रेक्टिफाई कर दिया था तो आपको जो सिग्नल मिला था, आपको तो पता है कि कुछ सिग्नल कुछ ऐसा मिला था, और ये रेक्टिफाई करने के बाद जो सिग्नल ऐसा जो मिला था इसी को हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। इसका मतलब ये होता है कि इस सिग्नल में दो चीजें होंगी, एक एसी भी कंपोनेंट होगा और प्लस डीसी भी कंपोनेंट होगा। यहां पर जो है आप कंफ्यूज हो गए कि सर आप कैसे बोल सकते हैं कि एसी है, पोलरिटी तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन की बता रही है, एसी में तो पोलरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जाती है। एक्चुअली क्या है कि जब वेव जो वेरी करते हैं तो उसमें एसी कंपोनेंट भी होते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा कि जब वेव जो है वेरी कर रहे हैं तो इसमें एसी कंपोनेंट भी होते हैं, सिर्फ डीसी नहीं होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो जो आपने रेक्टिफायर जो किया था और कुछ इस तरह का सिग्नल आया था तो उसमें एसी भी है और प्लस डीसी भी है। अब हमें तो सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ डीसी चाहिए, एसी हमको नहीं चाहिए। तो उसको क्या करना होगा, फिल्टर करना होगा। क्या करना होगा, फिल्टर करना होगा। जैसे आप देखे हैं चाय छानते हैं तो चाय पीने के लिए आप चाय पत्ती को थोड़ी पीते हैं, आप उसमें से चाय छन्नी से छान लेते हैं ना। तो जो आपके काम की चीजें सिर्फ उसको आप पी रहे हैं, ऊपर की जो मेटल को हटा रहे हैं। तो वैसे ही ये जो एसी का जो आपका जो पल्सेटिंग जो एसी कंपोनेंट इसमें जो आ गया उसको हम फिल्टर कर देंगे, छान देंगे, उसको हम हटा देंगे। पर वन बाय वन स्टेप में चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं चीजों को। सबसे पहले अगर कुछ स्टूडेंट को याद नहीं आ रहा तो मैं जस्ट रिकॉल कर देता हूं आपको, बस ज्यादा आपका टाइम नहीं मिलूंगा। कल का मैं रेक्टिफायर जो बताया था ब्रिज रेक्टिफायर, अगर आपको याद है, ध्यान में है चीजें, तो आप देखिए ट्रांसफार्मर कुछ ऐसे लगे हुए थे। ब्रिज रेक्टिफायर को बनाने का और भी कुछ आसान तरीका भी आप देख सकते हैं अगर आपको बातें नहीं समझ आ रही तो। ये देखिए, मैं बहुत सिंपल ही आपको कर दिया। कुछ ऐसा आप कीजिए, ऐसे बना दीजिए। ये ब्रिज रेक्टिफायर का और आसान तरीका हो गया। अब यहां पर आप चेक कर पा रहे हैं कि ये दोनों का पीपी एक साइड मिल रहा है और ये दोनों का आप चेक कर पा रहे हैं कि एनएन एक साइड मिल रहा है। ये पीपी एक साइड मिल रहा है और ये एनएन एक साइड मिल रहा है। फिर मैंने आपको क्या बोला था कि आपको जब आउटपुट लेना है तो आउटपुट जो सेम है ना पीपी, क्योंकि आउटपुट तो चेंज नहीं होना चाहिए, डीसी है, डीसी में चेंजिंग नहीं होता, वो तो सेम बोलता है। तो आउटपुट अब यहां से देखिए ऐसे ले लेंगे, यहां से ऐसे ले लेंगे, ठीक है। या आउटपुट यहां से लेंगे। और इनपुट को कहां रखना होता है, इनपुट को यहां रखना होता है जहां चेंजिंग है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट क्या है, चेंजिंग करंट है ना। तो इनपुट यहां पर आएगा तो चेंजिंग यहां पर आएगा। एक एन, ये देखिए यहां पर आप चेक करेंगे, ये एन साइड होता है, ओके, और ये पी साइड होता है, ये एन साइड होता है। तो एन पी देखिए चेंजिंग आ रहा है। यहां पर भी आप लगाएंगे तो दूसरा वाला आप यहां लगा लेंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे करके लेकर आएंगे। तो देखिए आपको बातें सब क्लियर आ रही। तो ये जो सर्किट है, ये जो यहाँ पर जो दिख रहा है, यही सर्किट आप हमने जो एसी जो सप्लाई हमने इसमें जो दे रखी थी वो कैसी एसी सप्लाई थी, तो वो कुछ तो ऐसी थी, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट कुछ ऐसा था। अब हम इसको जब रेक्टिफाई किए थे तो रेक्टिफाई करने के बाद ये
कुछ ऐसा दे रहा था आउटपुट, और ये ब्रिज रेक्टिफायर है। मेरे पिछले वीडियो को आप देख लेना, आप सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब यही ब्रिज रेक्टिफायर में मैं बोल रहा हूँ कि दो प्रॉब्लम है, एसी प्लस डीसी, दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एसी प्लस डीसी आ रहे हैं, और इसी दो कंपोनेंट को बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी, इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी है। और इसका एक नया नाम यहाँ पर हम देते हैं, अगर ये दो कंपोनेंट आ रहे हैं तो इसको रिपल बोलते हैं, रिपल। एसी प्लस डीसी को हम बोलते हैं रिपल। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब रिपल फैक्टर यहां से निकल के आ जाता है, एक फॉर्मूला बनाएगा रिपल फैक्टर, और 1 बाय 1 स्टेप में बातों को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए चीजें आसान है, पर आपको सही से देखना और पड़ेगा, तब आप चार्जर को बना पाएंगे। इतना भी आसान नहीं है ना। रिपल फैक्टर, अगर मैं आपको डायरेक्ट सर्किट दिखा देता हूं कि ये आप कंपोनेंट यूज कर लें और आप बना लेते, तो वो कोई मतलब नहीं हुआ। आपको समझना होगा कि ये कंपोनेंट यहाँ पर क्यों यूज हुआ है, हम इसको और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो रिपल फैक्टर जो होता है ये एसी ही होता है, आरएमएस हम लिखते हैं, और यहाँ पर होता है डीसी। तो ये एक फॉर्मूला होता है कि एसी जो भी इनपुट है उसका एसी आरएमएस लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप चीजों को कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या हम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर सपोज ये T है, ये E है, तो यहाँ पर तो ये DC है, पर DC के साथ ये क्या आ गया है, AC, DC के साथ ये क्या रिजल्ट निकल गया, ऐसे। तो इसी AC का RMS, इसी AC का जो है RMS हम ले लेते हैं, जो हम पल्सेटिंग DC की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पल्सेटिंग DC की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो ये DC कंपोनेंट तो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, वहां पर तो चेंजिंग होना नहीं चाहिए, वेरीज होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हैं कि डीसी है और ये आपका एसी है, तो इसी एसी आरएमएस की बात करते हैं, एसी अपॉन डीसी। तो देखिए क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये जितना अधिक होगा, अगर आप मान लीजिए कि किसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, वहां पर आ रहा है 2 या आ रहा है 1.21, बात को समझिए, 1.21 आ रहा है, किसी को सॉल्यूशन कर रहे हैं 4.8 आ रहा है, किसी को सॉल्यूशन कर रहे हैं 4.8 आ रहा है। तो इससे 1.21 का मतलब क्या है कि इसमें एसी अधिक है, ये वाला नंबर छोटा है तभी 1 से अधिक आ रहा है। अब ये छोटा आ रहा है, 0.48 आ रहा है, मींस ये हुआ कि अब ये बड़ा हो गया है, डीसी कंपोनेंट हमको जो चाहिए वो अच्छा होते जा रहा है और ये कम होते जा रहा है। तो ये जो मैं एफिशिएंट, ये जो मैं लिखा हूं, ये मैं हाफ वेव का लिखा हूं रेक्टिफायर, यहाँ पर देखिए ये हाफ वेव का मैं लिख रखा हूं, ये इसको मैं लिखा हूं फुल वेव का रेक्टिफायर में लिख रखा हूं। ये फुल वेव में जो है, एक तो सेंटर टैप है और दूसरा क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर का लिख रखा हूं, ठीक है। तो ये आप रिपल फैक्टर से भी कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, किसका रिपल फैक्टर कम से कम जितना होगा उतना ही अच्छा होगा, ज्यादा रिपल फैक्टर तो नहीं चाहिए, कम से कम चाहिए, ठीक है। तो ये पहली बात होगी। दूसरी बात, रेक्टिफायर एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, कम। एफिशिएंसी तो हमेशा अधिक होनी चाहिए जी। हम तो चाहते हैं कि इनपुट अगर 100 दें तो आउटपुट 100 निकाले, बिल्कुल, है ना। मैं किसी स्टूडेंट को अगर पढ़ा रहा हूं तो जितना पढ़ा रहा हूं 100% सिलेबस किया तो उसका आउटपुट जो है 100% आए, दैट मींस 100 में 100 नंबर लेकर आए। हम तो एफिशिएंसी ऐसी चाहेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीजें नहीं भी हो पाती, कोई 80% लेके आता है, कोई 90% लेके आता है, तो कुछ ना कुछ कम हो जाती हैं चीजें, है ना। हम जो बातें करने जा रहे हैं इसकी बात कर लेते हैं एक बार, रेक्टिफायर एफिशिएंसी की। तो रेक्टिफायर एफिशिएंसी की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए उस सिग्नल में क्या है, इनपुट हम लेकर आ रहे थे और आउटपुट निकल जा रहा था, ठीक है। तो आउटपुट पावर की हम बात करेंगे, और ये कौन सा आउटपुट पावर कैसे निकाला था, डीसी निकाल रहा था। अभी आप देखे थे ना कि जो आउटपुट पावर ये जो था, है ना, ये क्या निकाला था, डीसी कंपोनेंट जो निकाल रहा था, ये जो डायोड जो चार लगे थे वो डीसी आउटपुट पावर निकाल रहा था, और सिग्नल यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर में जो आ रहा था वो एसी आ रहा था। तो हम एसी जो है इनपुट पावर दिए थे, एसी इनपुट पावर दिए थे, और निकल के क्या आया था, रेक्टिफायर के थ्रू क्या निकल के आया था, डीसी आउटपुट पावर निकल के आया था। तो ये जो एफिशिएंसी है, ये 3 कंडीशन के लिए हम बात करेंगे। जैसे हाफ वेव के लिए बात कर ले तो बहुत ही कम होता है, 40.6 होता है हाफ वेव के लिए। अगर मैं बात करता हूं कि फुल वेव पर बात कर लेता हूं, जैसे मैं सेंटर टैप की बात कर लेता हूं, तो सेंटर टैप में जो आपका होता है वो 81.2 होता है। फिर मैं बात करता हूं ब्रिज रेक्टिफायर में, तो वहां पे 80.2 ही होता है। ब्रिज रेक्टिफायर की बात करेंगे तो ब्रिज रेक्टिफायर में कितना होता है, 81.2 होता है। मींस इन दोनों की एफिशिएंसी अच्छी है, लेकिन ये हाफ वेव की अगर बात करें, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो इसका देखिए बहुत ही कम है, 40.6 है। 40.6 क्यों है, आपके मन में डाउट भी आ सकता है, सर एक बात बताओ, आप बोल रहे हैं कि ये 50% यूज कर रहा था, जैसे ये है तो सिर्फ ऊपर वाला यूज कर रहा था, नीचे वाला नहीं यूज कर रहा था, ठीक है। हाफ वेव में एक बार समझ लेते हैं चीजों को।
तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर ये दे रहा है, ये 50% तो दे रहा है ना सर आपका, तो फिर ये 40.6 कहां से आ गया एफिशिएंसीज की। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि डायोड के यहाँ पर जब डायोड जो लगा है इसके पास भी तो कुछ रेजिस्टेंस है ना, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी उसकी पावर को कुछ कम कर देता है, जिसकी वजह से इसका जो एफिशिएंसी मिल रहा है 40.6 मिल रहा है, 40.6। अब बोलेंगे सर ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप दिखाएं नहीं, मैं दिखाऊंगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर इस वीडियो के बाद। क्यों? क्योंकि 12th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन आती नहीं है और इतनी डेप्थ में चीजें होती नहीं है, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, पहले आपको समझना होगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन काफी मैथमेटिक्स हो जाएगी, तो चीजें इसमें डाउट्स आप जहां पर मैं हूं वहां पर ना जाए कहीं और चले जाएंगे आप, ठीक है। तो प्लीज आप मैथमेटिकल चीजों को अभी थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, मैं वो भी बताऊंगा आपको, पर यहाँ पर अभी 12th वाले बच्चों के लिए कोई काम नहीं है, यहाँ पर बीटेक और इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए काम है, उनको मैं बताऊंगा अभी, ओके। तो देखिए मैं एक पहले ड्रॉ कर लेता हूं टेबल, ये 1 बाय 1 स्टेप में आपको समझना होगा, तब ये कंप्लीट आप समझ पाएंगे कि जो हम बना रहे हैं चार्जर वो किस तरह से एक्चुअल में बनाना होता है। आपको बहुत आराम से समझना पड़ेगा इन सब चीजों को। एक टेबल में बना लेता हूं, यहां पर लिख लेता हूं हाफ वेव रेक्टिफायर, फिर मैं यहां पर लिखूंगा सेंटर टैप, ठीक है, फिर मैं यहां पर लिख लेता हूं ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, बात को समझिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ डायोड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ डायोड। कितने नंबर ऑफ डायोड? हाफ वेव में यूज होता है, आपको पता है सर 1 यूज होता है, सेंटर टैप में सर 2 होता है, ब्रिज रेक्टिफायर में सर 2 होता है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं दूसरी बात, एफिशिएंसी की बात कर रहे थे अभी। एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी तो सर बहुत ही कम है, 40.6 है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 81.2 है, ठीक है सर, अच्छा हम कुछ यूज कर सकते हैं। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 80.2 है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ये बातें नहीं समझ आ रही है कि सर ये अभी क्यों आपने अचानक स्टार्ट कर दिया, इसका बाद में मैं रूल बताऊंगा कि क्या इसका फायदा होगा, ठीक है। रिपल फैक्टर की बात करते हैं, रिपल फैक्टर की बात कर लेते हैं। रिपल फैक्टर यहाँ पर 1.21 है, यहाँ पर रिपल फैक्टर चेक करेंगे 0.48 है, यहाँ पर भी रिपल फैक्टर जो चेक करेंगे 0.48 है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं सबसे नीचे लिख रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे नीचे लिख रहा हूं मैं आपको कि ट्रांसफार्मर नेसेसरी, ठीक है, ट्रांसफार्मर नेसेसरी। क्या हाफ वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर नेसेसरी होता है? तो मेरा सीधा सा आंसर होगा नो, कोई जरूरी नहीं कि ट्रांसफार्मर हो ही इसमें तभी हम रेक्टिफाई करें, नहीं, ऐसा कोई नीड नहीं है, ओके। अब कंफ्यूज आप हो सकते हैं, मुझे पता है, पर आप लास्ट तक मेरे सभी वीडियो को देखते जाएंगे, आपका कंफ्यूजन 1 बाय 1 दूर करते जाऊंगा। क्या सेंटर टैप में जरूरी? यस, बिना सेंटर टैप ना भी उसका, बिना ट्रांसफार्मर के सेंटर टैप रेक्टिफायर नहीं हो सकता है। क्या ब्रिज रेक्टिफायर में भी ट्रांसफार्मर का नीड है? तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसमें ट्रांसफार्मर का, फिर भी हम रेक्टिफायर करेंगे। तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं इसको प्लीज आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे हम चीजों को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए देखते हैं। आप बिल्कुल आराम से देखिए, घबराइए मत, क्योंकि आप सोच रहे हैं सर ये एक चार्जर हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? चार्जर ही हम बना रहे होंगे, पर चार्जर इतना आसान भी नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप अब क्या होने वाला है चार्जर के लिए। तो हमारी जो प्रॉब्लम आई है वो प्रॉब्लम ये आई है कि पल्सेटिंग डीसी आया, तो हमको एक फिल्टर सर्किट यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? हमको एक फिल्टर सर्किट यूज करना पड़ेगा। फिल्टर सर्किट जो है 3 टाइप्स के हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। कितने टाइप्स के हम एनालिसिस करेंगे? 3 टाइप्स के फिल्टर सर्किट के एनालिसिस करेंगे। एक जो फिल्टर सर्किट में लगा होगा, कैपेसिटर लगा होगा, तो इसलिए इसको कैपेसिटर बोल देते हैं, ठीक है, लीजिए कैपेसिटर, है ना। फिर आपका जो लगा होता है वो इंडक्टर प्लस कैपेसिटर दोनों ही लगे होते हैं, तो इसको चोक बोलते हैं, चोक, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट होता है उसको हम पाई बोलते हैं, पाई फिल्टर बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कैपेसिटर, एक को बोलते हैं चोक। चोक क्या होता है? इंडक्टर जो होता है ना आपका कॉइल, वही हो जाता है बेसिकली, ठीक है। और आपका जो कैपेसिटर होता है उसको कंडेंसर भी बोलते हैं। फैन वगैरह में आप चेक किए होंगे, कंडेंसर जो होता है ना, और ये कैपेसिटर ये काफी बड़ा होता है,
हम सर्किट में जो है चार्जर में इतने बड़े कैपेसिटर का तो यूज नहीं करते, पर छोटे छोटे कैपेसिटर आते हैं उसका यूज करते हैं। और चोक आपका समझ में आ गया, कॉइल को हम बोल रहे हैं, ठीक है, इसी कॉइल को हम चोक बोल रहे हैं। इसका पाई का सेंस क्या होगा, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि एक कैपेसिटर लगा होगा, फिर एक क्या लगा होगा, इंडक्टर लगा होगा, फिर आपका एक कैपेसिटर लगा होगा। तो देखिए इसका जो डायग्राम बना है वो पाई की तरह बन रहा है, देख रहे हैं आप, चेक करें, ऐसे ही तो बना है ना डायग्राम, ये पाई की तरह बना है, इसलिए नाम इसका पाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने चोक फिल्टर देखा, कैपेसिटर फिल्टर देखा और पाई फिल्टर, ये 3 तरह के फिल्टर पर हम आपसे बात करेंगे। पर उससे पहले अब कुछ चीजों को आप अच्छी तरह से आप देखेंगे, तभी ये चीजें बिल्कुल आपको से क्लियर होने वाली हैं। आइए 1 बाय 1 स्टेप में देखते हैं, ओके। तो 1 बाय 1 स्टेप में चीजों को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपेसिटर की। बात करते हैं क्या कैपेसिटर जो है एसी को अलाउ करता है नहीं करता है, क्या डीसी को अलाउ करता है नहीं करता है। तो देखिए आपको याद करने के लिए जस्ट मैं आपको एक ट्रिक पहले बताऊंगा कि एसी ऐसे देखिए जंप कर रहा है, तो यहां पर मान लीजिए गड्ढा है, तो डीसी तो आएगा तो फंस जाएगा, गिर जाएगा इस गड्ढे में, वो नहीं जा पाएगा। पर एसी देखिए जंप करके बाहर निकल जाएगा। दैट मींस एसी को ये अलाउ करेगा, पास करेगा। कौन पास करेगा, कैपेसिटर। एसी को जो है पास कौन करता है, कैपेसिटर पास करेगा। अभी जस्ट याद कीजिए, ओके। ऐसा नहीं कि मैं आपको एक्चुअल में बातें क्या है इसके अंदर वो नहीं बताऊंगा, वो भी बताने जा रहा हूं। अभी देखिए इसमें, देखिए ये क्या है, इंडक्टर आपका, इसमें एसी उलझ के रह जाएगी, एसी जो है बेचारी फंस जाएगी, ऐसे 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 उलझ जाएगी। लेकिन डीसी देखिए सीधे निकल जाएगी। ये डीसी को पास कर देता है पर एसी को ब्लॉक करेगा। यहाँ ब्लॉक किसको करेगा, यहाँ पर डीसी को जो है वो क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। बात को समझिए, डीसी को ये ब्लॉक करेगा, गिर जाएगा, एसी को ऐसे, एसी टॉप कर जाएगा, पास कर जाएगा, जंप कर जाएगा। पर यहाँ डीसी सीधे निकल जाएगा और एसी उलझ के रह जाएगा। दैट मींस एसी जो है ब्लॉक होने वाला है, ठीक है। अब मैथमेटिकल देख लीजिए, ये तो जस्ट आपको दिमाग में डालने के लिए, अभी हमेशा फिट रहेगा, आप कभी आप भूलेंगे नहीं इस चीज को। पर मैथमेटिकली देखते हैं, ओके, इन सब चीजों से काम नहीं बनने वाला है, थोड़ा सा मैथमेटिकली कैलकुलेशन हम कर लेते हैं चीजों को 1 बाय 1 में। तो आप जो एसी अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर पढ़े होंगे 11th 12th क्लास के जो स्टूडेंट है, मैं उनसे बोल रहा हूँ, जो बीटेक वाले वो तो पढ़े ही हैं, जानते ही हैं। वहां पर आपको एक्सी पढ़ाया गया होगा, 1/ωc, ठीक है। तो कैपेसिटिव इंडक्टेंस आप पढ़े थे। ओमेगा की जो वैल्यू होती है क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं। यहाँ पर ओमेगा की जो वैल्यू होती है 2πf होती है। चेक करें कितनी होती है, 2πf होती है। तो अगर आप डीसी की बात करते हैं तो डीसी में जो फ्रीक्वेंसी होती नहीं, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है डीसी की, 0 होती है। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी तो 0 होती है, तो एफ की जगह पर आप क्या रखेंगे, 0। तो जितना भी है सबको मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा। जब सबको मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो इन्फिनिटी आ जाएगा। और ये है क्या, रेजिस्टेंस है ना आपका, ओके। तो अगर ये रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा, जब कोई सर्किट जैसे ओपन हो जाता है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे कोई वायर बीच में कट कर दिए तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो क्या इसमें करंट पास होता है, नहीं होता है। क्या इसमें करंट पास होता है, अगर आपने बीच से वायर कट कर दे, करंट पास होता नहीं, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस एयर है, बहुत हाई रेजिस्टेंस है, वो करंट को पास नहीं करने देता है। तो अब आप बात को समझिए कि क्या डीसी इसमें अलाउ करेगा। डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी, 0। आपने फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रखा कितना, 0, मल्टीप्लाई करके 0 बनाया, 1/0 आ गया ये इन्फिनिटी। तो ये कभी भी इसको पास नहीं करने देगा। जब एसी की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में जो जनरेट किया जाता है 50 हर्ट्ज एसी जनरेट किया जाता है, मतलब यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंसी आएगी। जब कुछ फ्रीक्वेंसी आएगा तो कुछ रिजल्ट भी आ जाएगा एसी वाले कंडीशन में। और अगर फॉरेन की बात करें तो फॉरेन में जो है 50 हर्ट्ज ना करके 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट की जाती है। इंडिया के पावर प्लांट में 50 हर्ट्ज किया जाता है, फॉरेन की अगर बात करें तो वहां पर 60 हर्ट्ज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आइए, अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया कैपेसिटर। दूसरा हम बात कर लेते हैं इंडक्टर की भी बात कर लेते हैं, वो भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है। देखिए इंडक्टर में क्या है, हम लिख रहे हैं एक्सएल। एक्सएल किसके इक्वल होता है, ओमेगा एल के इक्वल होता है। आपको चीजें पता होनी चाहिए। ओमेगा की वैल्यू 2πf एल। चेक करते हैं यहां पर अगर एसी की बात करेंगे, ठीक है, किसकी बातें करेंगे, एसी की बात करेंगे, और यहां पर बातें करेंगे डीसी की। डीसी की तो ध्यान से समझिए, जब आप डीसी की वैल्यू यहां पर 0 रख देंगे, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है,
तो इसका रेजिस्टेंस लगभग निग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब इजीली डीसी को पास करेगा, इजीली डीसी को पास कर देगा। पर एसी की फ्रीक्वेंसी तो होती है, एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो जब यहां पर रखेंगे तो एक हाई रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करेगा, मींस कम अलाउ करेगा, एसी को कम अलाउ करेगा पर डीसी को जो है इजीली अलाउ करेगा, ठीक है। तो डीसी को जो है वो इजीली पास कर देगा। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए हम आइए टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं अपने। तो देखिए हमने क्या जनरेट कर लिया था, हमने जो जनरेट कर लिया था वो जनरेट कर लिया था पल्सेटिंग डीसी, ठीक है, मींस उसमें एसी कंपोनेंट है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे हमारे पास ये सर्किट था, हम सर्किट को फटाफट बना भी लेंगे क्योंकि सर्किट बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता है। अब आप सोच रहे सर बहुत टाइम लग रहा है क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगी। अब देखिए याद करने का टेक्निक भी ये सब मैं दे रखा हूँ आप लोगों के, किस तरह से आपको इसको सर्किट को बनाना है। तो ये आपका हो गया, क्योंकि मैं सर्किट को बनाऊंगा तब बहुत क्लियर होगा कि सर कहाँ लगाना है एक्चुअल में। अब देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो कैसा रिजल्ट दे रहा था, ये ऐसा रिजल्ट दे रहा था। हम क्या करेंगे कि एक कैपेसिटेंस के पैरेलल में जो भी लोड था ना, यहाँ पर पहले लोड हम डायरेक्ट लगा दिए थे, हम डायरेक्ट बोले थे कि यहाँ पर चार्जर को अपने मोबाइल को लगाएंगे। पहले जब ये कैपेसिटर नहीं लगा था तो हम यहाँ पर बोल रहे थे लगाने के लिए, देखिए मैं बोल रहा हूँ कि हम यहाँ लगा देंगे लोड को, लेकिन जब लोड लगाएंगे तो ऐसा पल्सेटिंग डीसी लोड पर चला जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अब हम बोल रहे हैं कि हम डायरेक्ट यहाँ पर ना लगा के एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा रहे हैं, एक कैपेसिटर यहाँ पर दे रहे हैं, ओके। अब ये कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर पता है एसी को पास कर देगा। तो इसमें तो दोनों आ रहा था एसी प्लस डीसी, तो एसी को ये पास करके और डीसी वाले को ब्लॉक कर देगा, तो डीसी वाला जो है आगे चला जाएगा और वो लोड पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एसी को पास कर दिया, डीसी आ गया। तो जब एक कैपेसिटर हम लगाते हैं तो यहाँ पर जो पल्सेटिंग है वो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये थोड़ी बहुत, इसमें अभी भी एसी रह जाती है, अभी भी इसमें एसी रह गई है, अभी भी फिल्टर पूरी तरह से नहीं हुआ है। और ये जो सर्किट का जो नाम हम दे रहे हैं, इसी सर्किट का नाम अब हम दे पा रहे हैं फिल्टर सर्किट, ठीक है। फिल्टर सर्किट ये वाला है आपका। ये कौन सा सर्किट है, रेक्टिफायर सर्किट है। ये क्या है, ट्रांसफार्मर है। आगे देखते जाइए, वन बाय वन स्टेप में देखते जाइए, भी चीजें और भी क्लियर होने वाली हैं। सेकेंड स्टेप में मैं आपसे बोला था कि देखिए अभी ये पूरी तरह से नहीं हो पाया है, पूरी तरह से डीसी कंपोनेंट में नहीं हो पाया है, तो सेकेंड में चोक का यूज करना है, ठीक है। चोक क्या होता है, चोक आपका होता है ये कॉइल, ठीक है, आपको बता रखा हूँ कॉइल होता है। तो कॉइल को सीरीज में लगाएंगे, कैपेसिटर को फिर से हम पैरेलल में लगा लेते हैं, अब यहाँ पर फिर से हम लगा लेते हैं। तो ये चोक जो सेकेंड नंबर आपको बताया था फिल्टर, जो चोक फिल्टर बताया था उस फिल्टर की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेगा, डीसी को तो अलाउ करेगा पर इसके साथ कुछ ना कुछ एसी फिर से आ जाएगा। अब ये एसी को फिर से जाने देगा और डीसी को सिर्फ यहाँ पर। तो ये जो केसेस बनेंगे, जैसे मान लीजिए ये कंप्लीट ये था, तो इसका जो रिजल्ट अब बनेगा पिछले वाले के कंडीशन में कुछ कम इसमें एसी रह जाएगा, अभी भी इसमें कुछ एसी कंपोनेंट हैं। अभी इसको फिर से हम फिल्टर करेंगे, ठीक है। फिर से जब हम फिल्टर करेंगे तो अब हमको क्या करना होगा, हमको पाई बनाना होगा। पाई कैसे बनाएंगे, ये नोट आप कर लेते रहिएगा, ठीक है। पाई हम कैसे बनाने वाले हैं, पाई आप देखिए, चेक कीजिए। पाई के लिए सबसे पहले आपने एक कैपेसिटर लगा दिया, फिर आपने ये कॉइल लगाया, फिर आपने एक कैपेसिटर लगा दिया और फिर आपने ये लगा दिया आरएल, ठीक है, लोड। अब यहाँ पर कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, यहाँ पर इंडक्टर N। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ एसी कंपोनेंट इससे पास हो चुका है और अभी भी कुछ एसी बचा तो इसके साथ जा रहा है वो। अब यहाँ पर क्या होगा, ये फिर से कुछ डीसी को ही, लेकिन अभी भी इसके साथ हो सकता है कुछ एसी थोड़ा बहुत हो। अभी अगेन एसी को पास आउट करेगा। आप इसके पास जो है मैक्सिमम जो है, जैसे ये देखिए यहाँ पर पल्सेटिंग आपका डीसी था, तो मैक्सिमम केसेस जो है लगभग ये आपका डीसी कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पाए कि जो सर्किट में आपको दे रखा हूं ये कौन सा सर्किट है, ये इसी सर्किट का नाम है फिल्टर सर्किट। अब आप खुश हो रहे हैं कि सर हम तो इसको घर पर बनाएंगे और ये हमारा चलेगा। नहीं चलेगा, घर पर आप बनाएंगे काम नहीं करेगा, फिर आप मुझे बोलेंगे सर आप बकवास पढ़ा रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बकवास पढ़ा रहा हूं। अब मैं आपको चीजों को बता रहा हूं। ये जो है ये ट्रेडिशनल सॉल्यूशन है, ध्यान से समझिए। ये ट्रेडिशनल सॉल्यूशन है, ये एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं है।
ये सिर्फ समझ के लिए है कि हाँ ऐसा हो सकता है, पर एक्चुअल में अगर हम ये करने जाएं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होने वाली, कहाँ प्रॉब्लम इश्यू होने वाली है, उस चीज को मैं बता रहा हूं। प्रॉब्लम जो है ट्रांसफार्मर में आएगी, प्रॉब्लम जो है ट्रांसफार्मर में आएगी, यहां पर प्रॉब्लम आएगी ट्रांसफार्मर में। ठीक है, आप सोच रहे हैं ट्रांसफार्मर का सर क्या प्रॉब्लम, ट्रांसफार्मर इजीली मार्केट में अवेलेबल है, बिल्कुल है, लेकिन जरा ध्यान से सुनिए आप क्या प्रॉब्लम आएगी। पहले तो ईएमएफ जो ट्रांसफार्मर का होता है उसका फॉर्मूले पर आप नजर डालिए एक बार, 4.44 ओके, फाई एन एफ, ध्यान से देखिए, फाई एन एफ ओके। फाई क्या फ्लक्स है, एफ क्या फ्रीक्वेंसी है, एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स है। अब ये फार्मूला आपके पास ईएमएफ ट्रांसफार्मर का, ईएमएफ का ये फार्मूला है। इस फार्मूले को अब आप और गौर से देखिए क्या होने वाला है, आपको मैं वन बाय वन स्टेप में क्लियर करने जा रहा हूं ओके। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हम इसको क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं, ये ट्रेडिशनल सॉल्यूशन ही बन के क्यों रह गया। ठीक है, इसको एक्चुअल लाइफ में हम क्यों नहीं यूज कर पाते हैं। और जब आप मोबाइल को ओपन करेंगे तो जो भी सर्किट उसमें है, ये जो मैंने आपको बनाया, ये सर्किट आप नहीं वहां पर पाएंगे। फिर आप मुझसे बोलेंगे सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए देखते हैं इन दोनों में अगर रिलेशन चेक किया जाए तो आप पाएंगे कि ये इनवर्सली है, क्योंकि अगर मैं इसको इधर ट्रांसपोज कर लूं तो फ्रीक्वेंसी जो है वो फाई के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस बात से आप एग्री होंगे। फाई की जो वैल्यू होती है वो भी आपको पता है बी ए cos थीटा होती है, तो सिर्फ एक की बात करें तो देखिए ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, फाई और ए। तो यहां पर मैं इसको ए की भी लिख सकता हूं क्या, ए की इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एरिया को बढ़ाएंगे, ये देखिए जैसे ये कॉइल है तो कॉइल में इसका ये एरिया होता है, इस एरिया को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। मींस डिक्रीज फ्रीक्वेंसी पर जो है एरिया को ज्यादा देना पड़ेगा, मींस ज्यादा आपका ट्रांसफार्मर बड़ा होगा। बात को समझिए। जब हम 50 हर्ट्ज की बात कर रहे हैं या 60 हर्ट्ज की, अपने इंडिया में तो 50 हर्ट्ज ही है, ठीक है, तो हम 60 हर्ट्ज की भी बात क्यों करें, हम विदेशी बात क्यों करेंगे, हम सिर्फ इंडियन की बात करेंगे। तो 50 हर्ट्ज की बात करें, ठीक है, ये सिर्फ एक मजाक है ओके। इधर आइए, तो 50 हर्ट्ज में क्या है कि आपका ये तो कम है, फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, तो एरिया उसकी बड़ी हो जाएगी, तो ट्रांसफार्मर का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बहुत बड़े ट्रांसफार्मर को लेकर जब हम बनाएंगे तो उसमें हीट भी प्रोड्यूस होगा, हैवी हो जाएगी, तो वो किसी काम का चार्जर नहीं है हमारा। बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर को हम लेकर चार्जर नहीं बनाएंगे, एक तो उसमें हीटिंग की भी प्रॉब्लम आती है, पावर भी ज्यादा उसमें लॉसेस होती है। तो इस तरह से हम अगर चार्जर बनाएंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, इस तरह से चार्जर अगर हम बनाते हैं तो प्रॉब्लम। तो आप बोलेंगे तो सर इसका सोल्यूशन क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा, सोल्यूशन क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दें। चलिए मैं इसको बोल देता हूं कि 50 से 50 किलो हर्ट्ज कर लेते हैं, 10 किलो हर्ट्ज कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा देंगे, जब बहुत ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज कर देंगे तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब जो ट्रांसफार्मर यूज होगा कैसा होगा, छोटा होगा। तो जो एक्चुअल लाइफ में जो यूज होते हैं ट्रांसफार्मर, 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है। अब ये बहुत ही आपको आश्चर्य लग रहा होगा सर ये क्या चीजें बता रहे हैं आप, 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अब जो है एक्चुअल लाइफ में जो यूज होने वाला है वो 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यूज होता है, ठीक है। तो 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर किस तरह से चीज काम करेगा ओके, तो उसको हम देखेंगे पर अभी नहीं देखेंगे। 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को अभी हम नहीं देखेंगे, 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम नेक्स्ट क्लासेस में कभी करेंगे। पर उससे पहले मैं एक चीज और भी बता देता हूं कि रियल लाइफ का सर्किट जो है, सर्किट डायग्राम कैसा होता है। रुकिए थोड़ा सा, अभी होल्ड कीजिए, अभी आप देखते जाइए। आप बोलेंगे सर ये क्या हो रहा है, हम तो खुद से ट्रांसफार्मर चार्जर बनाने के लिए, आप तो बनाने ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि एक्चुअल में क्या है चीजें, और मैं एक्चुअल में आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में कैसे बनाना है उसको। क्या तो देखिए हमने एक जस्ट ब्लॉक डायग्राम आपको पहले स्केच करके दिखा रहे हो। तो ये ब्लॉक डायग्राम बस आप आराम से देखते जाइए, एसएमपीएस इसको भी आप बोल सकते हैं ओके, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसके बाद आपका ये लगा होता है, और यहाँ पर भी आप रेक्टिफायर यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर इस रेक्टिफायर के बाद क्या है, फिल्टर सर्किट आ जाती है, वही फिल्टर सर्किट जो हमने आपको बता दिया था। और फिर फाइनली यहाँ पर लोड आता है।
जरा देखिए, आप परेशान ना होइए। यहां पर क्या था आपका एसी सप्लाई था। एसी सप्लाई के बाद देखिए आप फ्यूज भी लगाते हैं। मैंने सर ये क्या कर रहे हैं आप, फ्यूज भी लगाते हैं कि ये जो है वो क्या कर रहा है, वो इनपुट रेक्टिफायर लगा होता है स्टार्टिंग में। इनपुट रेक्टिफायर वही ब्रिज रेक्टिफायर जो है वही चीज है, ओके, उसमें कंप्लीट नहीं दिखा रहा हूं। फिर से वही फिल्टर आ गया है, एसएमपीएस आ चुका है यहाँ पर। ये क्या करता है, अब चीजों को समझिए। हमारे पास एसी था, कुछ ऐसा था, ये इसको क्या करेगा, रेक्टिफाई कर देगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना, रेक्टिफाई करेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, आपको तो पता है, ये भी बनाए थे। एसएमपीएस क्या करता है, ये जो लो फ्रीक्वेंसी है, इस लो फ्रीक्वेंसी को बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब ये जो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा, अब फिर से हमको फिल्टर की जरूरत पड़ेगी। सॉरी, अभी रेक्टिफायर हमने लगा दिया, ठीक है ना, एक रेक्टिफायर हम फिर से लगा लेते हैं। अब ये रेक्टिफायर तो कर दिया इसको, इसके नीचे ऊपर दोनों आ रहे हैं, देख रहे हैं आप। अब ये रेक्टिफायर तो कर दिया, लेकिन रेक्टिफायर के बाद फिर से इसमें आपको दिख रहा है वही पल्सेटिंग। फिर पल्सेटिंग को क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा, ये जो फिल्टर सर्किट है इसको कंप्लीट डीसी में कन्वर्ट करेगा। अब स्टोरी ये है कि सर ये एसएमपीएस क्या है, एसएमपीएस क्या है, इसको जानने और समझने के लिए, इसकी परख को समझने के लिए आपको ट्रांजिस्टर जानना पड़ेगा, आपको ज़ीनर डायोड को जानना पड़ेगा। तो ये 2-3 बातें जो है आगे आपको सिखाऊंगा, जब मैं ट्रांजिस्टर और ज़ीनर डायोड जब पढ़ा दूंगा, तब इस सर्किट को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा वहां पर, तब आपको बातें क्लियर हो पाएंगी। अभी मैं आप कर भी दूं तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ये गलती आप ना करें। अगर आपको इंजीनियर बनना है, सच में इंजीनियर बनना है, तो आपको ये समझना होगा कि ये कैपेसिटर लगा तो क्यों लगा है, अच्छा 0.4 माइक्रोफैराड ही क्यों लगा है, 0.6 माइक्रोफैराड क्यों नहीं लगा है, इंडक्टर लगा है इतने हेनरी क्यों लगा, 4 हेनरी क्यों लगा है, इतने हेनरी क्यों नहीं लगा है। ये सारी बातें जब आप धीरे धीरे आप समझेंगे, तब आप एक इंजीनियर बनेंगे। इंजीनियर का मतलब डिजाइन करना है ना, मिस्त्री नहीं कि कोई चीज फॉल्ट है तो उसको हम सही कर देते हैं, तो मिस्त्री का काम होता है। वो मिस्त्री तो आपको कोई भी बना देगा 5-6 महीने में, लेकिन इंजीनियर बनने के लिए 5 साल, 4 साल, 10 साल लग जाते हैं, तब वो इंजीनियर बनते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ओके, थैंक्स। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और प्लीज मेरे वीडियो